स्वागत है। आज हम वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था इनसे जुड़ी जो ताज़ा खबरें हैं और जो विश्लेषण आ रहे हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्ते। हमारे पास कई सारी रिपोर्ट्स हैं, कुछ आर्थिक अपडेट्स भी हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि इसमें से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें निकालें और समझें कि इन सबका मतलब एक बड़ी तस्वीर में क्या मतलब निकल रहा है। बिल्कुल, चीजें काफी तेजी से बदल रही हैं आजकल। हाँ, और शुरुआत करने के लिए एक दिलचस्प पॉइंट है। दुनिया भर में, खासकर अमेरिका में, ब्याज दरों को लेकर काफी कह सकते हैं उम्मीदें या अटकलें हैं और इसका असर हम बाजारों पर साफ देख भी रहे हैं। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। हाँ, ये सही पॉइंट है शुरू करने के लिए। तो वैश्विक स्तर पर क्या चल रहा है? अम, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व वो शायद जल्द ही ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। हाँ, ऐसी सुगबुगाहट तो है। बाजार में काफी चर्चा है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.25% की कटौती हो सकती है। और इसकी वजह वो अमेरिका के लेबर डेटा मतलब रोजगार के जो आंकड़े आए वो थोड़े कमजोर रहे हैं शायद। हाँ, वो एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। लेकिन देखिए, सिर्फ लेबर डेटा ही नहीं, हो सकता है कुछ और भी संकेत हों, जैसे शायद उपभोक्ता खर्च में थोड़ी नरमी या मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े। फेड इन सब पर नजर रखता है। अच्छा। पर दिलचस्प बात यह है कि कैसे फेड के सिर्फ इशारों से ही, मतलब अभी तो कटौती हुई भी नहीं है, सिर्फ उम्मीद से ही बाजार में इतनी हलचल मच जाती है। सही बात है। ये दिखाता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं, खासकर फाइनेंशियल मार्केट्स, कितनी बारीकी से फेड को देखते हैं। जैसे ही लगता है कि पॉलिसी थोड़ी नरम होगी, पैसा तेजी से इक्विटी जैसे रिस्की एसेट्स की तरफ भागता है। हाँ, ये जुड़ाव तो साफ दिखता है। मतलब एक बड़े सेंट्रल बैंक का फैसला पूरी दुनिया में लहरें पैदा कर देता है। बिल्कुल, ये ग्लोबल इकोनॉमी के इंटरकनेक्टेड होने का एक जीता जागता सबूत है। और इसका असर भी दिख रहा है, जैसा आपने कहा। दुनिया भर के शेयर बाजारों में एक पॉजिटिव माहौल सा बना हुआ है। निवेशक शायद तैयारी कर रहे हैं कि पैसा थोड़ा सस्ता होगा। हाँ, एक तरह का आशावाद तो है। लेकिन क्या ये थोड़ा जल्दबाजी वाला उत्साह है? क्योंकि एक और कहानी भी तो साथ साथ चल रही है, वो है ट्रेड टेंशन वाली, हाँ व्यापार तनाव। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ये इस पूरी कहानी में एक बड़ा लेकिन है। एक तरफ तो ये उम्मीद है कि पैसा सस्ता होगा, जो बाजारों को ऊपर ले जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका और भी देशों के बीच ये जो ट्रेड टेंशन्स हैं, खासकर टैरिफ को लेकर, वो कम नहीं हो रहे। कुछ मामलों में तो शायद बढ़ ही रहे हैं। तो ये टैरिफ का असर कितना गहरा होता है? देखिए, ये सिर्फ कागजों पर नहीं होता। ये सीधे सीधे ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करते हैं। कंपनियों की लागत बढ़ती है और जिन देशों की अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट पर निर्भर है, उन्हें तो सीधी चोट पहुंचती है। अच्छा। तो एक तरफ सेंट्रल बैंक इकोनॉमी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रेड पॉलिसी उसमें एक तरह से रुकावट डाल रही है। ये जो अनिश्चितता है ना, ये किसी भी पॉजिटिव ट्रेंड को पलट सकती है। देखना होगा कि कौन सी चीज ज्यादा हावी होती है। ये तो वाकई एक उलझी हुई वैश्विक तस्वीर है। उम्मीदें भी हैं, चिंताएं भी। अच्छा, अब इन वैश्विक हवाओं का असर भारत पर देखें। यहाँ क्या हो रहा है? चलिए अब थोड़ा भारत की अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े हैं, जो ट्रेंड्स हैं, उन पर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ भी काफी कुछ चल रहा है। हाँ, भारत की बात करना जरूरी है। तो सबसे पहले महंगाई की बात कर लेते हैं। खुदरा मुद्रास्फीति यानी रिटेल इन्फ्लेशन, अगस्त 2025 के जो आंकड़े आए हैं वो थोड़े बढ़कर 2.07% हो गए हैं। जुलाई में ये 1.6% थी। थोड़ी बढ़त है। हाँ, पर ये अभी भी रिजर्व बैंक के दायरे के अंदर है ना, उनका वो 2 से 6% वाला दायरा। तो पहली नजर में तो ये ठीक लगता है। हाँ, बिल्कुल। दायरे के अंदर होना ये आरबीआई के लिए निश्चित रूप से एक राहत की बात है। उनका पहला काम तो यही है कि महंगाई काबू में रहे। सही। लेकिन यहाँ थोड़ा और देखना जरूरी है। ये जो बढ़त है, ये क्यों है? क्या ये खाने पीने की चीजों या एनर्जी की वजह से है, जो अक्सर घटती बढ़ती रहती हैं, या ये ज्यादा बड़े पैमाने पर फैल रही है? अच्छा, मतलब कोर इन्फ्लेशन कैसा है? हाँ, वो देखना होगा। अगर ये सिर्फ कुछ चीजों तक सीमित है, तो आरबीआई शायद ज्यादा चिंता ना करे। लेकिन अगर ये धीरे धीरे बाकी चीजों में भी दिख रही है, तो फिर ये थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। और दूसरी बात, 2.07% अभी भी आरबीआई के 4% के मीडियम टर्म टारगेट से काफी नीचे है। हाँ, ये भी है। तो क्या ये इकोनॉमी में डिमांड की कमी का संकेत है? इसलिए सिर्फ हेडलाइन नंबर से ज्यादा इसके पीछे क्या है, वो समझना जरूरी है। और क्या ये ट्रेंड टिकाऊ है? बिल्कुल। अब आते हैं उस नंबर पर जिसने सबका ध्यान खींचा है, जीडीपी ग्रोथ। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही मतलब अप्रैल से जून 2025, उसमें भारत की इकोनॉमी 7.8% की दर से बढ़ी है पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले। ये आंकड़ा तो काफी दमदार लग रहा है। हाँ, 7.8% वाकई प्रभावशाली आंकड़ा है।
खासकर जब दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थोड़ी सुस्त हैं। इतना कि फिच जैसी रेटिंग एजेंसी ने भी भारत के पूरे साल के विकास का अनुमान बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। हाँ, ये रेटिंग एजेंसियों का ध्यान खींच रहा है, लेकिन फिर वही सवाल, इस ग्रोथ के पीछे है क्या? क्या ये सरकारी खर्च से चल रही हैं, या प्राइवेट कंजम्पशन मतलब लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है? ये जानना जरूरी है। हाँ, क्योंकि अगर ये ग्रोथ मुख्य रूप से घरेलू डिमांड यानी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर आधारित है, तो ये बाहरी झटकों जैसे ग्लोबल स्लोडाउन या ट्रेड टेंशन के सामने ज्यादा मजबूत रहेगी। और अगर एक्सपोर्ट पर ज्यादा निर्भर है तो फिर ये ग्लोबल रिस्क के प्रति ज्यादा संवेदनशील होगी। फिच का अनुमान बढ़ाना अच्छी बात है, पर हमें यह भी समझना होगा कि क्या ये ग्रोथ समावेशी है, मतलब क्या इसका फायदा सब तक पहुंच रहा है, क्या नौकरियां पैदा हो रही हैं। सिर्फ एक तिमाही का आंकड़ा पूरी कहानी नहीं कहता, आगे देखना होगा। बिल्कुल, ग्रोथ की क्वालिटी अहम है। अच्छा, एक और पॉजिटिव खबर है विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स के मोर्चे पर। 5 सितंबर तक भारत का फॉरेक्स रिजर्व करीब 4 अरब डॉलर बढ़कर लगभग 698.26 बिलियन डॉलर हो गया है, मतलब करीब 700 अरब डॉलर। हाँ, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, आम आदमी के लिए सीधा मतलब शायद ना दिखे, लेकिन ये अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है। करीब 700 अरब डॉलर का रिजर्व एक तरह का सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच किस चीज से? इसका मतलब है कि भारत के पास अपने कई महीनों के इंपोर्ट बिल चुकाने के लिए पर्याप्त डॉलर हैं। अगर रुपए पर अचानक कोई दबाव आता है, जैसे विदेशी निवेशक पैसा निकालने लगे, तो आरबीआई इस रिजर्व का इस्तेमाल करके रुपए को संभालने की कोशिश कर सकता है। अच्छा, तो ये रुपए को गिरने से बचाता है एक तरह से। हाँ, बड़े उतार चढ़ाव को रोकने में मदद करता है, और ये बाहरी दुनिया को मतलब निवेशकों को ये भरोसा भी दिलाता है कि भारत अपनी देनदारियां पूरी कर सकता है। तो संक्षेप में कहें तो ये आर्थिक स्थिरता के लिए एक बहुत मजबूत लंगर है, खासकर आज के अनिश्चित माहौल में। समझ गई। तो ये बाहरी झटकों से बचाव का एक मजबूत किला है। अब शेयर बाजार की बात करें, सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों में लगातार दूसरे हफ्ते तेजी बनी हुई है। इसके पीछे क्या वजह लग रही है? यहाँ कई चीजें एक साथ काम कर रही हैं। एक तो वही बात जो हमने शुरू में की, वैश्विक स्तर पर मौद्रिक नरमी की उम्मीद। जब लगता है कि अमेरिका में ब्याज दरें कम होंगी, तो विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों में ज्यादा रिटर्न के लिए पैसा लगाते हैं। हाँ, एफआईएस का पैसा आता है। बिल्कुल। दूसरा कारण, सरकार की तरफ से हाल में कुछ घोषणाएं हुई हैं, शायद कुछ टैक्स कटौती या नियमों में ढील, जिनसे निवेशकों का सेंटिमेंट थोड़ा सुधरा है। लेकिन क्या ये तेजी टिकाऊ है? ये मिलियन डॉलर सवाल है। हमें ये देखना होगा कि ये तेजी सिर्फ बाहरी पैसे के आने से है, या कुछ बड़े शेयरों के चलने से है, या फिर घरेलू अर्थव्यवस्था की बुनियादी ताकत भी इसमें झलक रही है। क्या छोटे निवेशक भी इसमें शामिल हो पा रहे हैं? ये सिर्फ इंडेक्स के ऊपर जाने से ज्यादा गहरी बात है। सही कहा। आपने सरकारी घोषणाओं का जिक्र किया। कुछ खास पॉलिसी चेंजेस भी हुए हैं। एक तो ट्रैक्टर टायर पे टैक्स घटाकर 5% किया गया है। हाँ। और दूसरा, सेबी ने बड़ी कंपनियों के लिए आईपीओ लाने के नियम थोड़े आसान किए हैं। इन कदमों को कैसे देखा जाए? ये दोनों कदम अलग अलग चीजों को टारगेट कर रहे हैं। ट्रैक्टर टायर पर टैक्स कटौती ये सीधा सीधा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि सेक्टर को थोड़ी राहत देने की कोशिश लगती है। मतलब किसानों को फायदा? हाँ, ट्रैक्टर खेती के लिए जरूरी है, तो टैक्स कम होने से लागत घटेगी। इससे शायद किसानों को थोड़ी मदद मिले और गांव की डिमांड बढ़े। पर इसका असली असर तो मॉनसून कैसा रहा, फसलों के दाम क्या मिले, इन सब पर भी निर्भर करेगा। ठीक है। और आईपीओ नियमों में ढील? वो कॉर्पोरेट जगत के लिए है, खासकर बड़ी कंपनियों के लिए। इससे उन्हें बाजार से पैसा उठाना आसान होगा। वो इस पैसे का इस्तेमाल नए प्रोजेक्ट लगाने, बिजनेस बढ़ाने या कर्ज चुकाने में कर सकते हैं। ये शायद इन्वेस्टमेंट साइकिल को थोड़ा पुश देने की कोशिश है। तो क्या इससे निवेश बढ़ेगा? उम्मीद तो यही होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका फायदा छोटी कंपनियों तक भी पहुंचेगा, और क्या वाकई जमीन पर नया निवेश होगा, ये देखना पड़ेगा। तो एक तरफ गांव, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट, लेकिन एक सेक्टर है जहां तस्वीर थोड़ी चिंताजनक लग रही है। वो है हाउसिंग मार्केट। खबरें आ रही हैं कि भारत का हाउसिंग मार्केट गर्म हो रहा है। कीमतें 2025 में 6.3% और 2026 में 7% तक बढ़ने का अनुमान है। हाँ, ये एक अहम मुद्दा उभर रहा है। और इसका सीधा असर घर खरीदने की क्षमता, मतलब अफोर्डेबिलिटी पर पड़ रहा है। वो बिगड़ रही है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं दोधारी तलवार वाला मुद्दा है। एक तरफ हाउसिंग मार्केट का चलना अच्छा माना जाता है। इससे कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, स्टील, इन सब उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, नौकरियां पैदा होती हैं। हाँ, आर्थिक गतिविधि बढ़ती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कीमतें इतनी बढ़ जाएं कि आम आदमी घर खरीद ही ना पाए, तो ये बहुत बड़ी सामाजिक और आर्थिक समस्या बन जाती है। अफोर्डेबिलिटी का बिगड़ना मतलब है
कि मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप के लिए अपना घर एक सपना ही रह जाता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कई कारण हो सकते हैं। जमीन की कीमतें बढ़ रही हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा हो रहा है, हो सकता है आसान लोन मिल रहे हों, या लोग इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीद रहे हों जिससे डिमांड बढ़ रही हो। तो ये चिंता की बात है। हाँ, क्योंकि सवाल ये उठता है कि क्या ये विकास टिकाऊ और समावेशी है? अगर शहरों में घर इतने महंगे हो जाएं कि जो लोग उन शहरों में काम करते हैं वही वहां रह ना सकें, तो ये अर्बन डेवलपमेंट के मॉडल पर ही सवाल खड़े करता है। और ये भी देखना होगा कि क्या नए घरों की सप्लाई, मतलब नए फ्लैट्स और मकान, डिमांड के हिसाब से बन रहे हैं या सप्लाई की कमी कीमतों को और बढ़ा रही है। ये अफोर्डेबिलिटी वाला पहलू वाकई सोचने वाली बात है। तो हमने वैश्विक तस्वीर देखी, भारत के आंकड़े देखें, जीडीपी, महंगाई, फॉरेक्स रिजर्व, बाजार, पॉलिसी, और अब ये हाउसिंग। इन सब को अगर एक साथ रखें तो आगे क्या रिस्क दिखते हैं? किन चीजों पर खास नजर रखनी होगी? हाँ, जब हम इन सब चीजों को जोड़कर देखते हैं तो कुछ मुख्य जोखिम और चुनौतियां सामने आती हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती तो आरबीआई के लिए है वो संतुलन साधने वाली। संतुलन? कैसा संतुलन? देखिए, एक तरफ तो महंगाई काबू में है और ग्रोथ अच्छी है। इससे लगता है कि शायद वो ब्याज दरें घटा दे ताकि ग्रोथ को और सपोर्ट मिले। हाँ, ऐसी उम्मीद तो है बाजार में। लेकिन दूसरी तरफ बाहरी माहौल अनिश्चित है। अगर अमेरिका में दरें उम्मीद के मुताबिक कम नहीं हुई या ट्रेड टेंशन बढ़ गई तो रुपए पर दबाव आ सकता है, विदेशी पैसा बाहर जा सकता है। ऐसे में दरें घटाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो आरबीआई को बहुत ध्यान से घरेलू और बाहरी फैक्टर्स के बीच बैलेंस बनाना होगा। ये तो वाकई मुश्किल काम है। और बाहरी फैक्टर्स की बात करें तो अमेरिकी टैरिफ का जिक्र हमने किया था। क्या ये भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए एक बड़ा सिरदर्द रहेगा? हाँ, बिल्कुल रह सकता है। अमेरिकी टैरिफ, खासकर अगर वो उन सेक्टर्स पर लगते हैं जहां भारत अच्छा एक्सपोर्ट करता है, जैसे टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी या कुछ इंजीनियरिंग गुड्स, तो ये हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। कैसे? उनकी कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी, अमेरिकी बाजार में उनका माल महंगा हो जाएगा। इससे ना सिर्फ बड़ी कंपनियों को बल्कि उनसे जुड़ी जो छोटी-छोटी यूनिट्स हैं, उनको भी नुकसान होगा। रोजगार पर भी असर पड़ सकता है। तो अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी पर नजर रखना बहुत जरूरी है। और घरेलू मोर्चे पर ये जो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी का संकट है, क्या ये और बढ़ सकता है? इसकी पूरी आशंका है, अगर कुछ किया नहीं गया तो। अगर कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं और लोगों की इनकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ी तो ये संकट और गहराएगा। इसके सामाजिक नतीजे भी हो सकते हैं। शहरों में असमानता बढ़ सकती है, स्लम एरिया बढ़ सकते हैं, लोगों में गुस्सा बढ़ सकता है। तो इसका हल क्या है? हल आसान नहीं है। सरकार और रेगुलेटर्स को देखना होगा कि सप्लाई कैसे बढ़ाई जाए। क्या कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को आसान बनाया जा सकता है? क्या जमीन आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती है? और क्या डिमांड साइड पर भी कुछ किया जा सकता है, जैसे टारगेटेड सब्सिडीज या अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स? पर यह बहुत उलझा हुआ मसला है। और आखिर में वो ग्लोबल कैपिटल फ्लो वाला मुद्दा। अमेरिकी फेड या यूरोपियन सेंट्रल बैंक के फैसलों का भारत में आने वाले पैसे पर क्या असर होगा? इसका सीधा असर होता है। अगर अमेरिका या यूरोप में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो वहां निवेश करना ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। तब निवेशक भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालकर वापस उन देशों में ले जा सकते हैं, जिसे कैपिटल फ्लाइट कहते हैं। हाँ, इससे रुपया कमजोर हो सकता है, शेयर बाजार गिर सकता है। और इसके उलट अगर वो दरें घटाते हैं, जैसा कि अभी उम्मीद की जा रही है, तो ज्यादा रिटर्न की तलाश में पैसा भारत जैसे देशों में आता है। इससे रुपया मजबूत होता है, बाजारों को सहारा मिलता है। तो ग्लोबल सेंट्रल बैंकों के फैसले भारत के लिए बहुत अहम हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि वैश्विक स्तर पर ब्याज दरें कम होने की थोड़ी उम्मीद तो है, लेकिन वो ट्रेड वॉर वाला खतरा अभी टला नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और भारत के संदर्भ में देखें तो घरेलू इकोनॉमी, खासकर जीडीपी ग्रोथ के लिहाज से काफी मजबूत दिख रही है। महंगाई काबू में है, फॉरेक्स रिजर्व्स भी अच्छे लेवल पर हैं। ये तो अच्छी बातें हैं। हाँ, लेकिन इस अच्छी तस्वीर के साथ साथ वो हाउसिंग मार्केट में बढ़ती कीमतें और अफोर्डेबिलिटी की चिंता, ये एक बड़ी चुनौती है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। तो संक्षेप में कहें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था थोड़ा डामाडोल है, उम्मीदें और तनाव साथ साथ चल रहे हैं। भारत की स्थिति बेहतर दिख रही है, ग्रोथ अच्छी है, महंगाई कंट्रोल में है, लेकिन यहाँ भी अफोर्डेबिलिटी जैसी घरेलू चुनौतियां हैं और बाहरी जोखिमों का खतरा तो है ही। बिल्कुल, ये स्थिति बहुत अच्छे से दिखाती है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कितनी जटिल होती है। ग्लोबल फैक्टर्स, घरेलू मुद्दे, आर्थिक, सामाजिक, सब आपस में जुड़े हुए हैं। और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके लिए इन अलग अलग
और कभी-कभी उल्टी दिशा में जाने वाले फैक्टर्स के बीच बैलेंस बनाना एक लगातार चलने वाली चुनौती है। सही कहा। उन्हें शॉर्ट टर्म जरूरतों और लॉन्ग टर्म लक्ष्यों सबको साथ लेकर चलना होता है। हाँ, घरेलू प्राथमिकताएं भी देखनी है और दुनिया की सच्चाई भी, यह आसान काम नहीं है। और यहीं पर हम आज की बातचीत को रोकते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब एक तरफ हम अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं और दूसरी तरफ अफोर्डेबिलिटी जैसी चुनौतियां सिर उठा रही हैं, तो ऐसे में भारत भविष्य में समावेशी विकास, मतलब ऐसा विकास जिसका फायदा सब तक पहुंचे, वो कैसे सुनिश्चित कर सकता है? महत्वपूर्ण सवाल है। खासकर तब जब बाहरी दुनिया में अनिश्चितता बनी हुई है। तो आगे किन सेक्टर्स पर या किन स्ट्रैटेजीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हो सकती है ताकि विकास का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक जरूरी बिंदु।